नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप लोगों के लिए मैं अमित सिंह एक नई वीडियो लेकर आया हूं। डियर स्टूडेंट, अब तक आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसके 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये 5वां पार्ट है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट नए इस पे जुड़े हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं पढ़ी हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूं, जिससे आप प्रीवियस वीडियो को पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। अब तक हमने इसमें पढ़ा था कि जो ऐप हैं, यानी कि जो डिजिटल ऐप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो 3 ऐप्स के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथा ऐप है, इसका नेम जो है वो डिजी लॉकर ऐप है। दोस्तों, डिजी लॉकर ऐप एक डिजिटल सर्विस है। इस सेवा का उपयोग हम अपने जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह, या और भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको स्टोर करने की, जैसे मान लीजिए हम बैंक्स में लॉकर का उपयोग करते हैं, सेम उसी प्रकार से ये हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने की एक ऑनलाइन या डिजिटल वे में स्टोरेज होती है, जो हमारे डेटाबेस को अपने अंदर सुरक्षित रखती है, जिसका उपयोग हम जब चाहें जहां चाहें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डिजी लॉकर एक सेवा है जो भारत के शासन द्वारा संचालित है, जो भारतीय नागरिकों को क्लाउड पर कुछ दस्तावेजों को संग्रहित करने में सक्षम बनाती है। क्लाउड स्टोरेज नाम आपने सुना होगा, एक क्लाउड या फिर गूगल ड्राइव वगैरह, ये सारे क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल हैं। तो ये ऐसी स्पेस होती है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वे में सेव कर सकते हैं। ठीक है, 1 GB स्टोरेज स्पेस उपयोगकर्ता को सरकारी एजेंसियों, शिक्षा प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन स्वामित्व दस्तावेजों और कुछ अन्य दस्तावेजों द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र को सॉर्ट करने की पेशकश की जाती है। ठीक है, यानी कि लगभग 1 GB ऐसा होगा जो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं, वो पढ़ लीजिए। डिजी लॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को जारी करने एवं सत्यापन के लिए एक मंच है। आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। दूसरा है भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को समाप्त करना है। भौतिक मतलब फिजिकल, जैसे मान लीजिए आपके पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, आप कहीं जा रहे हैं तो उसको आपको अपने साथ ले जाना पड़ेगा फोटोकॉपी या ओरिजिनल वे में। तो उस चीज़ को भी इसने क्या किया है, हटाने की कोशिश की है। यानी कि जब आपने क्लाउड पर स्टोर कर दिया तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें अपने साथ हर समय रखने की। आपको ज़रूरत यदि पड़ती है तो आप उसको इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपयोगकर्ता अपने दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को अपने मोबाइल उपकरण पर अपने डिजी लॉकर से एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, और वैसे तो सभी कर लेते हैं, जो भी है ड्राइव वगैरह से आप सीधे लॉगिन कीजिए और उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां है वोटर हेल्पलाइन ऐप। देश में एक सक्रिय लोकतंत्र नागरिक के निर्माण के अपने निरंतर प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए भारत के चुनाव आयोग ने एवीडी चुनावी व्यवस्था की संस्कृति को विकसित करने और देश के नागरिकों के बीच सूचित और नैतिक मतपत्रों को विकसित करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करके एक नई पहल की है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये है, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन वोटिंग होती है या ऑफलाइन वोटिंग होती है, हम क्या करते हैं कि वोटिंग के समय अपना वोट डालते हैं। इन केस ऐसा होता है कि उस समय वोटिंग के समय यदि हम मौजूद नहीं हैं, तब हम ऑनलाइन के माध्यम से भी अपना वोट दे सकते हैं। ये सर्विस इसीलिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई है कि जो भी नागरिक भारत के हैं
वो अपने अधिकार अनुसार ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अब कुछ फीचर्स हैं। चुनावी खोज, आप ये जान सकते हैं कि चुनाव कब होंगे, इनके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करते हैं, यानी कि जो नए मतदाता हैं वो अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। एक अलग निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित करना, मान लीजिए आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए हैं, वो सुविधा भी है। विदेशी मतदाताओं के लिए, आप अगर विदेश में हैं तब भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, असेंबली में प्रविष्टियाँ ट्रांसपोजिशन में सुधार, यानी कि अगर कोई मान लीजिए एड्रेस वगैरह या कोई और एंट्री गलत हो गई है तो उनका भी आप सुधार कर सकते हैं। इलेक्ट्रोल सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मान के चलिए आपके शहर में, आपके गांव में, घर में इलेक्ट्रिसिटी से कोई संबंधित अगर दिक्कत आ जाती है तो आप उसकी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। मतदाता चुनाव ईवीएम और परिणामों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, मान लीजिए इसमें क्या है, आपको कोई प्रश्न या फिर आपको अंदर कोई ऐसी शंका पैदा हो रही है तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे मतदाता में कितने उम्मीदवार हैं, कहाँ कब होगा, किस समय होगा, क्या स्थिति है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाताओं और निर्वाचन अधिकारियों के लिए सेवा और संसाधन, अपने क्षेत्र में चुनाव कार्यक्रम का पता लगाएं। ये मैंने आपको बता दिया कि आप जान सकते हैं कि भाई चुनाव कब होगा, कहाँ होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के आप पढ़ लीजिए। सभी उम्मीदवार, उनके प्रोफाइल, आय वितरण, मतलब इन सारी चीज़ों की भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये खास करके आम आदमी के लिए, यानी कि जो चुनावी क्षेत्र से जो भी संबंधित सूचनाएं होंगी उनके लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 है GARV, यानी कि ये जो पहल या जो योजना चली थी घर घर बिजली पहुंचाने की, उससे संबंधित ऐप है। इसकी आप फुल फॉर्म, गर्व जो लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो ग्रामीण विद्युतीकरण। ठीक है, यानी कि जो विद्युत होती है, यानी कि जो बिजली होती है, ये ऐप उससे संबंधित है पूर्ण रूप से। अब इसमें क्या है कि एप्लीकेशन को किसी भी वास्तविक समय डैशबोर्ड के माध्यम से भारत के ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति को ट्रैक करने देता है। यानी कि मान लीजिए आपके गांव में बिजली पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, या फिर और अन्य प्रकार की कोई समस्या अगर बिजली से संबंधित है तो आप इस एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर जाकर उससे संबंधित सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण अभियंता या ग्रामीण विद्युतीकरण इंजीनियर द्वारा रिपोर्ट गर्व ऐप के माध्यम से अधिकारियों के साथ साथ जनता के बीच साझा की जाती है। यानी कि गैर मतलब विद्युतीकरण से अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो इन सब लोगों के साथ, यानी कि जो इसमें काम करते हैं उनके साथ साथ आम जनता में भी उस चीज़ की जानकारी दी जाएगी। यह राज्य सरकारों पर दबाव डालता है और इस तरह समय पर और गुणवत्ता वितरण सुनिश्चित करता है। मान लीजिए अगर कोई समस्या है, आपके साथ में उसकी जानकारी को साझा कर दिया गया है तो आप इसके माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, जिससे सरकार पर ये दबाव रहेगा कि भाई आपकी समस्या को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। अब इसके भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे उपयोगकर्ता डैशबोर्ड पर कुल विद्युतीकरण गांवों की संख्या देख सकते हैं, यानी कि कहां कहां तक बिजली पहुंच चुकी है, किस किस गांव तक बिजली वितरण की जा रही है, ये देख सकते हैं। डैशबोर्ड बहुभाषी है और इस प्रकार उपयोगकर्ता के अनुकूल है। मतलब इसमें हर राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, यानी कि भारत में बोले जाने वाली सभी भाषाएं हैं, जिसमें उपयोगकर्ता जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में समझ सकता है। वे यह भी देख सकते हैं कि किन गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा, मतलब आने वाले जो अगर कुछ गांव छूट गए हैं तो किस किस गांव में बिजली अभी पहुंचानी है, ये भी देख सकते हैं। मील का पत्थर टैब लक्ष्य के प्रतिशत को पूरा करने के लिए बचे दिनों की संख्या के अनुसार प्रदर्शित करता है। यानी कि मान लीजिए काम चल रहा है और अभी कुछ काम होने को रह गया है तो उस चीज़ की भी जानकारी इसमें आपको मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। 7th है एम पासपोर्ट सेवा। अब पासपोर्ट सेवा के बारे में तो सभी जानते हैं कि पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट एक ऐसी आईडी है या फिर आपका ऐसा एक पहचान पत्र है
जिसके माध्यम से आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये सेवा भी सरकार द्वारा चलाई जाती है, जो विदेश मंत्रालय वाली सरकार होती है उसके द्वारा चलाई जाती है। कोई भी भारतीय नागरिक इस सेवा का उपयोग कर सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना पासपोर्ट बनवा सकता है। पासपोर्ट सेवा परियोजना भारत सरकार के विदेश मंत्रालय यानी कि MEE के काउंसलर पासपोर्ट और वीजा यानी कि CPV विभाग द्वारा निष्पादित की जा रही है। ठीक है, जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को सभी पासपोर्ट से संबंधित सेवाएं शीघ्र, सुविधाजनक और पारदर्शी प्रदान करना है। जो मैंने आपको बता दिया भारत के लिए ही है। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के तहत भारत सरकार की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जिसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में प्राइवेट पार्टनर के रूप में निष्पादित किया जा रहा है, यानी कि संचालित है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फीचर्स हैं। वो क्या है? उपयोगकर्ता किसी जिले में नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र या जिला पासपोर्ट सेल की खोज कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं कि भाई जो पासपोर्ट केंद्र है वो हमारे नज़दीक कौन सा है। यह खोज पिन कोड का उपयोग करके भी की जा सकती है, यानी कि आप अपने एरिया का पिन कोड डालकर भी खोज कर सकते हैं। उपयोगकर्ता पुलिस स्टेशन की भी खोज कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। ये आपके लिए एक बेनिफिट है, यानी कि अगर आपको पुलिस स्टेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो इस ऐप के माध्यम से खोज सकते हैं। एप्लीकेशन में एक इनबिल्ट फीस कैलकुलेटर है जो आवेदन के साथ भुगतान की जाने वाली फीस की गणना करता है, यानी कि कितनी फीस भरनी है, कितना अमाउंट आपको भरना है, उसका भी आपको इसी में कैलकुलेटर के माध्यम से पता लग जाएगा। एप्लीकेशन की स्थिति को एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। मान लीजिए अगर आपने अपना पासपोर्ट अप्लाइबल कर दिया तो आप इस ऐप के माध्यम से उसको ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो पासपोर्ट सेवा है यानी कि जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 है ऑनलाइन RTI फाइल RTI ऑनलाइन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। यह सेवा आम जनता के लिए है, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन का अर्थ है कि हर नागरिक को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, अब इसमें क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम किसी भी भारतीय नागरिक को सरकार से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है, यानी कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, किस प्रकार की जानकारी आपको चाहिए वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों की जानकारी RTI के माध्यम से आम जनता तक पहुंच जाएगी। RTI अधिनियम सभी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू है, यानी कि पूरे भारत में सभी के लिए लागू है। RTI का उपयोग किसी भी सरकारी कार्यालय में दर्ज की गई किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जो मैंने आपको बता दिया अभी। कुछ अपवाद हैं, जैसे कोई कुछ भी नहीं पूछ सकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या किसी व्यक्ति के लिए बहुत व्यक्तिगत है, यानी कि अधिकार तो सभी को है सरकार से संबंधित सूचना प्राप्त करने का, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पूछें जो देश की गोपनीयता या फिर देश की सुरक्षा से संबंधित हो। आप ऐसी जानकारी नहीं पूछ सकते और किसी भी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी को भी आप नहीं पूछ सकते। तो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर 1 था, इसमें इतना ही था। ये 5 पार्ट्स में हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है या आप इसे डिसलाइक कर देते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आपने इसको डिसलाइक क्यों किया या क्या ऐसी समस्या रही थी जो आपको समझ में नहीं। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट में 2 क्वेश्चंस आपके लिए मैंने दिए हैं। यदि आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा है या इसके 5 पार्ट आपने पढ़े हैं तो आपको इनका आंसर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, यानी कि जो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या है। दूसरा, USB किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। ये दोनों क्वेश्चन है, अगर आपको इनका आंसर मिल जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट।